हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर्स एजुकेशन पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी नर्वस सिस्टम की ही, जिसके अंदर मैंने तुम्हें जनरल इंट्रोडक्शन बताया था नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स में नर्व इंपल्स प्रोपगेशन कैसे होती है वो मैंने तुम्हें एक्शन पोटेंशियल के अंदर समझा दिया था। आज की लेक्चर में हम और आगे डिटेल में जानते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और अब जो इसके अंदर पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं। पहला हमारा ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इस दोनों से ही मिलकर बनता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी जो दूसरा नर्वस सिस्टम है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो मिलकर बना होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से और सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। अब जो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर भी दो कंपोनेंट आते हैं, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सारी बातें तुमने अपनी लोअर क्लास की स्टडी में पढ़ रखी होगी, मैंने सिर्फ तुम्हें एक रिवीजन करवाया है। आगे सबसे पहले हमें पढ़ना है इसके अंदर ब्रेन। अब तुम सभी को पता है ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन, जिनकी साइंटिफिक टर्म मैंने ऊपर लिख रखी है। जैसे फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोसेफ्लॉन, मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मेसेनसेफ्लॉन और हाइंड ब्रेन को हम बोलते हैं रोम्बिसेफ्लॉन। ठीक है। अब इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये तुम एक बार यहाँ पर देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। और सीसीआईएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो छोटे छोटी टर्म्स है, जैसे कि सेरिब्रम हो, सेरिब्रम क्या होता है, कॉर्पस कैलोजम क्या होता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर क्या होता है, ये सारी डिटेल मैंने इस नोट्स में यहाँ पर डाल रखी है, जो मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा। अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिससे तुम्हें ये सारे नोट्स वहां पर मिल जाए। तो अब कॉर्पस कैलोजम क्या होता है, तुम्हें पता है हमारे पास दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं। एक ये रहा हमारे पास राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और दिस वन इज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इन दोनों का जो कनेक्शन होता है वो होता है कॉर्पस कैलोजम के थ्रू। यहाँ पर तुम देख रहे होंगे इस तरीके से, और ये सजाइटल व्यू है ब्रेन का, और इसमें भी तुम देख सकते हो ये रहा हमारा कॉर्पस कैलोजम। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, और इनके जो फंक्शंस हैं ये तुम्हें देख लेने हैं। इसमें कुछ ज्यादा समझाने का नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी नोट्स के अंदर ये सारी बातें लिख दी हैं। जैसे लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, हिप्पोकैम्पस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसी तरीके से थैलेमस के बारे में, एपिथैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। और सबका फंक्शन सिंपल, जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस का होता है थर्मो रेगुलेशन, बिहेवियर, बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है हमारी। और आगे लिखा है इसके अंदर पोन्स, पोन्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ये सारी बातें मैंने अपने नोट्स के अंदर लिख रखी हैं। ज्यादा समझाने वाली बात इसके अंदर नहीं है, तुम एक बार रीडिंग कर लेना, समझ में आ जाएगा। अगला जो टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट पढ़ने का, जिसके अंदर 5 नंबर का जनरली क्वेश्चन पुट अप होता है, वो है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। जो हमारी स्लीप की फिजियोलॉजी है वो कैसी होती है। तो सबसे पहली बात, जो स्लीप है, जो हम सोते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन। हम अपनी बॉडी को मेंटली और फिजिकली रिलैक्स करते हैं सोने से। अब जब हम सोते हैं तो क्या होता है सोने से, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम विच पर्सन कैन बी एक्श्योर्ड बाय सेंसरी एंड अदर स्टिमुलस। इसका मतलब है जब स्लीप करते हैं हम, तो हम पूरा अपना कॉन्शियसनेस खो देते हैं। और वो कॉन्शियसनेस हमारा, जब कोई हमें स्टिमुलस देगा, मतलब कोई आकर हमें हिलाएगा, या फिर कुछ भी सेंसरी चीज अगर हमारे कानों में आवाज जाएगी जिसकी, उसके हिसाब से फिर हम जब कॉन्शियसनेस में वापस आ जाएंगे, उसको हम स्लीप बोलते हैं। स्लीप जनरली मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन को बोलते हैं। अब मार्क्स अच्छे गेन करने के लिए तुम्हें हर किसी की जो फिजियोलॉजिकल स्लीप की वैल्यू है वो लर्न होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब पैदा होता है, उसे कम से कम 18 से 20 घंटे दिन में सोना चाहिए। फिर जब चाइल्ड होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, तो 12 से 14 घंटे सोना चाहिए। अडल्ट को सोना चाहिए लगभग 7 से 9 घंटे। और जो ओल्ड पर्सन होते हैं बुढ़ापे में, उन्हें कम से कम 5 से 7 घंटे सोना चाहिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जनरली जब हम स्लीप में होते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्लीप हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है वो लगभग 10% कम हो जाता है। जो हमारी हार्ट बीट होती है वो 45 टू 60 बीट्स पर मिनट हो जाती है 72 से।
कम हो जाती है। मतलब जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो भी 90 टू 110 mm ऑफ Hg हो जाता है। इसी तरीके से जो नॉर्मल हमारी बॉडी फंक्शन करती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही होती है वो कम हो जाती है, एक्सेप्ट डाइजेशन। यहाँ पर लिखा है जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है वो ऑल्टर नहीं होता, मतलब वो कम नहीं होता, और कभी कभी वो बढ़ भी जाता है। मतलब सोने से हमारा जो डाइजेशन हो रहा होता है वो कम नहीं होता, वो कभी कभी और उल्टा बढ़ भी जाता है। हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है जबकि ये भी कम हो जाता है। जो हमें पसीना वगैरह आता है, स्वेट सिक्रीशन, ये बढ़ जाता है सोने से, स्वेट सिक्रीशन बढ़ता है, ध्यान रखना। जो हमारी मसल्स की टोन है ये कम हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं रहता सोने के टाइम, हमारा ब्रेन तब भी एक्टिव रहता है जब हम सोते हैं। ठीक है, बस हम उसको एक तरीके से रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ने दो टाइप की हमें स्लीप बताई है। यहाँ पर एक स्लीप बताई है उन्होंने, रैपिड आई बॉल मूवमेंट स्लीप। तुमने कभी किसी को अगर सोते हुए देखा होगा तो वो उनकी पलक तो झपी होती है लेकिन वो अपनी आंख की पुतली इधर उधर हिला रहे होते हैं। तो उस टाइम पर जो उनका फेस चल रहा होता है स्लीप का, वो होता है रैपिड आई बॉल मूवमेंट स्लीप का। ठीक है, और जो दूसरा आता है फेज इसके अंदर, उसे हम बोलते हैं नॉन रैपिड आई बॉल मूवमेंट स्लीप। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और ये कब कब होती हैं? तो होता क्या है, जनरली जब हम सोते हैं, जिसे तुमने नाम भी सुना होगा कि गहरी नींद में चले जाना, तो जो गहरी नींद जो वर्ड आया है वो यहाँ से आया है, नॉन रैपिड आई बॉल मूवमेंट स्लीप से, जहां पर बंदे को बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होता अपने ऊपर, वो अपना कॉन्शियसनेस बिल्कुल अच्छी तरीके से खो देता है। और रैपिड आई बॉल मूवमेंट में क्या होता है, वो थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहता है, अगर हल्की भी आवाज आती है तो वो एकदम से उठकर बैठ जाता है। तो ये होता है। जनरली हम 20 से 30% जो सोते हैं पूरे अपने स्लीप पीरियड में, वो हम रैपिड आई बॉल मूवमेंट स्लीप में सोते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें ड्यूरेशन कितनी आती है, तो इसकी ड्यूरेशन होती है 5 से 30 मिनट इन ईच स्लीप साइकिल। जैसे मान लो जैसे हमारी एक पूरी स्लीप साइकिल है, तो 5 से 30 मिनट का जो ड्यूरेशन आता है वो किसका आता है, रैपिड आई बॉल मूवमेंट का आता है। फिर दोबारा से हम नॉन रैपिड आई बॉल मूवमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसका नाम है म्यूरेमाइल पेप्टाइड। अब जो म्यूरेमाइल पेप्टाइड है ये क्या करता है, स्लीप को इंड्यूस करता है। अगर ये केमिकल हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनेगा तो हमें नींद नहीं आती। और अगर हम जनरली ज्यादा सोते नहीं है अगर, तो हमारा ब्रेन इस केमिकल को उतना प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से हम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, हम बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए फिर हमें स्लीप लेनी जरूरी होती है। जनरली ब्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं जो स्लीप के ऊपर काम करते हैं। पहला आता है इसके अंदर रेफी न्यूक्लियस। रेफी न्यूक्लियस जो सिचुएटेड होता है ये पोन्स और मेडुला के पास सिचुएटेड होता है, और ये इंड्यूस करता है नॉन रैपिड आईबॉल मूवमेंट स्लीप को, क्योंकि ये रिलीज करता है सेरोटोनिन। अब जो सेरोटोनिन हमारी बॉडी के अंदर केमिकल है जो जनरली पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है, तो ये इंड्यूस क्या करेगा, ये रैपिड सॉरी नॉन रैपिड आईबॉल मूवमेंट को ये इंड्यूस करेगा, जिसको हम बोलते हैं डीप स्लीप। और जो जनरली ड्रीम्स आते हैं, मतलब जो सपने आते हैं, वो हमें रैपिड आईबॉल मूवमेंट स्लीप में आते हैं, वो हमें नॉन रैपिड आईबॉल मूवमेंट स्लीप में नहीं आते हैं। लेकिन अगर हमें नॉन रैपिड आईबॉल मूवमेंट में सपने आए तो वो जनरली डरावने सपने होते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि तुम्हें एक डरावना सपना देखा, तो डरावने सपने जो दिखते हैं हमें जनरली, वो नॉन रैपिड आईबॉल मूवमेंट स्लीप में देखे जाते हैं। लेकिन रैपिड आईबॉल मूवमेंट स्लीप के अंदर हमें जनरली नॉर्मल हमें सपने दिखते हैं, और नॉन रैपिड आईबॉल मूवमेंट स्लीप के अंदर हमें कोई सपना नहीं दिखता, और अगर दिखेगा तो वो डरावना सपना होता है। अगला आता है इसके अंदर रोल ऑफ लोकस सेरुलियस ऑफ पोन्स। ये क्या करता है, ये नॉर एड्रेनलिन को सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो रैपिड आईबॉल मूवमेंट स्लीप है वो इंड्यूस होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं इसके नोट्स भी तुम्हें टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो मैं दे दूंगा, तुम वहां से जाकर इसको रीड कर कर देखना, तुम्हें इजीली सारे कंसेप्ट इसके समझ में आ जाएंगे। अब अगला टॉपिक जो आता है इसके अंदर वो है ईईजी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। जो हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है उसको रिकॉर्ड करना, इसे हम बोलते हैं ईईजी। अब ईईजी के अंदर जनरली दो टाइप की वेव हमें देखने के लिए मिलती है, एक होती है सिंक्रोनाइज्ड वेव और दूसरी होती है डिसिंक्रोनाइज्ड वेव। जो सिंक्रोनाइज्ड वेव होती है वो होती है एक रेगुलर वेव जो हमें एक रेगुलर पैटर्न में दिखेगी, और डिसिंक्रोनाइज्ड वेव जो होती है वो हमें एक इरेगुलर पैटर्न में दिखेगी, इसको हम बोलेंगे डिसिंक्रोनाइज्ड वेव। अब इन दो वेव के अकॉर्डिंग या फिर फ्रिक्वेंसी बैंड के अकॉर्डिंग जो हमारी ईईजी की वेव है वो तीन टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है, अल्फा रिद्म,
दूसरा होता है बीटा रिदम और तीसरा होता है डेल्टा रिदम। जो पहला आता है इसके अंदर अल्फा रिदम, ये क्या है, एक सिंक्रोनाइज्ड वेव है। ये वेव कब बनती है, जब हमारा जो ब्रेन है वो लाइट स्लीप में हो, मतलब ज्यादा एक्टिव ना हो इन अटेंटिव ब्रेन में, या फिर ड्यूरिंग लाइट स्लीप, तब हमारी ये अल्फा वेव बनती है। अगला आता है इसके अंदर बीटा वेव। बीटा वेव जो होती है ये एक डिसिंक्रोनाइज्ड वेव है, और ये तब बनती है जब हमारा जो ब्रेन है वो मेंटल टेंशन में हो, जब हमारा बीपी बहुत ज्यादा हाई है, तब जो वेव मिलेगी हमें ईईजी ग्राफ के अंदर वो होगी बीटा वेव, और ये एक डिसिंक्रोनाइज्ड वेव है। अगला आता है इसके अंदर डेल्टा वेव। डेल्टा वेव जो होती है ये एक लो फ्रिक्वेंसी की वेव है, और इसका जो एम्पलीट्यूड आता है वो बहुत ज्यादा हाई आता है। हम सो रहे होते हैं तब हमें ये वाली वेव देखने के लिए मिलती है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा वेव। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है ये क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं डिसऑर्डर जो मिड ब्रेन में होते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये पार्ट बात का है, अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजी पढ़नी है, अभी तुम्हें डिसऑर्डर्स नहीं पढ़ने हैं। एपिलेप्सी डिसऑर्डर में ये हमें बहुत ज्यादा काम आता है, ईईजी को रिकॉर्ड करना। अब अगला टॉपिक आता है इसके अंदर हमारा स्पीच। स्पीच जैसे तुम्हें पता है स्पीच क्या होती है, जब हम अपने जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो एक्सप्रेशन है, उसको हम किसी को बोलकर बताते हैं, उसको हम स्पीच बोलते हैं। तो स्पीच इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकुलर साउंड। जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, और सब सामने वाले को अपने थॉट्स या फिर अपने एक्सप्रेशन को बयां कर रहे हैं, उसको हम स्पीच बोलते हैं। अब स्पीच के अंदर जनरली दो एरियाज आते हैं। पहला एरिया आता है हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये जिसको हम बोलते हैं वर्निकील्स एरिया। मुझे याद नहीं आ रहा है ये पैराइटल एरिया में होता है या फ्रंटल में हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। तो इसके अंदर जो पहला एरिया आता है उसको हम बोलते हैं वर्निकील्स एरिया। ये क्या करता है, स्पीच को अंडरस्टैंड करता है। मान लो कि हम टीवी देख रहे हैं, तो टीवी में क्या हो रहा होगा, एक विजुअल कंटेंट आ रहा होगा और दूसरा एक ऑडियो कंटेंट आ रहा होगा। तो वर्निकील्स एरिया क्या करता है, इसको समझने की कोशिश करता है, इन दोनों कंटेंट को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। तो दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स, क्योंकि इसी की रिक्वायरमेंट होती है वर्ड्स को बनाने में। अब जनरली कोई इंसान है वो बेवजह तो नहीं बोलेगा, जनरली कब बोलेगा, जब तुमसे बात कर रहा होगा या तुम्हें कुछ समझा रहा होगा। तो पहले क्या करा होगा, मैंने भी, जब मैं तुम्हें ऐसा समझा रहा हूँ, तो पहले मैंने भी इस चीज को पढ़ा होगा कहीं से, मैंने भी समझा होगा, या फिर मेरे टीचर्स ने मुझे इस चीज को समझाया होगा। तो मेरे टीचर्स ने कैसे समझाया इसको, बाय अ विजुअल, मैंने उनको देखा और मैंने उनको सुना। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैंने भी इसको समझा होगा। तो जनरली स्पीच के लिए वर्निकिल्स एरिया इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि ये वर्ड्स को अंडरस्टैंड करता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स इट सेंड द इंफॉर्मेशन टू ब्रोकाज एरिया। अब वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रोकाज एरिया के पास ट्रांसफर कर देता है। अब जो अगला एरिया आता है हमारा ब्रोकाज एरिया, वो स्पीच सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब मैंने चीजें समझ ली, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें कब समझाऊंगा, जब मेरा ब्रोकाज एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा ब्रोकाज एरिया एक्टिवेट हो जाएगा, क्या करेगा, स्पीच की सिंथेसिस करेगा। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे टंग के मूवमेंट में, लिप के मूवमेंट में, लेरिंग्स के मूवमेंट में, जिससे क्या होता है, हमारी स्पीच जनरेट होती है। ब्रोकाज एरिया डेवलप द पैटर्न ऑफ मोटर एक्टिविटी। एक मोटर सिग्नल ऐसा जनरेट करता है जिससे एक वाइब्रेशन, एक पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन जनरेट होता है, जिससे हम बोल पाते हैं। तो ये रही हमारी फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्मल रेगुलेशन। थर्मल रेगुलेशन मैंने तुम्हें बहुत बार फिजियोलॉजी में पढ़ा दिया है, मेरी और भी वीडियोस में भी ये बात पता है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो इस ग्राफ से मैं तुम्हें समझा दूंगा, बाकी जो प्रिंटेड नोट्स हैं रिटर्न में वो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। तो देखो किसी पर्सन का सपोज करो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल था, ठीक है, लेकिन सडनली क्या होता है, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही इंक्रीज होगा तो जो हमारा बीपी होगा, जो मतलब ब्लड होगा, ब्लड का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। जैसे ही हमारे ब्लड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ब्लड हमारा हाइपोथैलेमस में भी जाएगा, और हाइपोथैलेमस के पास क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो रिसेप्टर्स हैंड टू हैंड एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये जो स्टिमुलस होगी वो कहाँ जाएगी, एंटीरियर हाइपोथैलेमस के पास जाएगी, ठीक है, जहां पर हमारा हीट लॉस सेंटर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी है अगर कांप रही होगी तो कपकपाना
बंद कर देगी अगर काँप रही होगी तो। और जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है उसको बंद कर देगी। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होने से क्या होगा, जो एड्रेनल का सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। और अगर एड्रेनल का सिक्रीशन कम हो गया, जो हमारी बॉडी अलग अलग रिएक्शन कर रही थी, मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रही थी, वो करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर तो हीट बनती है। तो अगर हमने ये मेटाबॉलिक रिएक्शन ही बंद कर दी तो हमारी बॉडी के अंदर हीट बननी बंद हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये करेगी वेसोडायलेट कर देगी। वेसोडायलेशन से क्या होगा, हमें स्वेटिंग ज्यादा आएगी। सॉरी, ये क्या करेगी, वेसोडायलेशन कर देगी। और वेसोडायलेशन से क्या होगा, तुमने देखा होगा अगर तुम्हें दूध ठंडा करना है, अगर तुमने मान लो मग में दूध लिया है तो तुम्हें मान लो ठंडा होने में इसको 5 मिनट लगेंगे, लेकिन तुम्हें अभी हैंड टू हैंड ठंडा करना है 1 मिनट के अंदर। तुम क्या करोगे, एक भगोना लोगे, भगोने के अंदर इस दूध को पलट पलट दोगे। उससे क्या होगा, जल्दी दूध ठंडा हो जाएगा। तो तुमने क्या करा, यहाँ पर इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, हीट जनरली जल्दी से लॉस हो गई, मतलब तुमने हीट लॉस को बढ़ा दिया ठंडा करने के लिए। ऐसे ही हमारी बॉडी करती है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो जो हमारी वेन्स होती है, अगर वेन्स इतनी होती है तो ये ऐसे करके डायलेट हो जाती हैं। अब डायलेट होने से क्या होगा, जो हीट लॉस है वो जल्दी जल्दी होगी। ठीक है। और दूसरी जो हमारी बॉडी है ये स्वेटिंग बढ़ा देती है, मतलब पसीने ले आती है हमारी बॉडी के अंदर। जब पसीने इवेपोरेट होकर उड़ेंगे ये हीट को लॉस कर देंगे हमारी बॉडी से। ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाएगा हीट का प्रोडक्शन, और हीट लॉस हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बंद कर दी जिससे हीट प्रोड्यूस ना हो, और हीट लॉस बढ़ा दिया हमारी बॉडी ने। टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, तो ऐसे करने से क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। एक तरीका ये। अब मान लो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, मतलब हमें ठंड लग रही है। अब क्या होगा, हीट गेन सेंटर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा। वो क्या करेगी, शिवरिंग, मतलब कपकपाना स्टार्ट कर देगी। कपकपाने से क्या होगा बच्चे, हीट प्रोड्यूस होगी हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगी जिससे एड्रेनल बढ़ेगा और मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। और आगे ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी और स्वेट भी नहीं लाएगी। मतलब मान लो इतनी नॉर्मल होती है तो ये जो हमारी वेंस होती है उसको इतना पतला कर देगी। इतना पतला करने से क्या होगा, हमारी बॉडी में से हीट बिल्कुल भी लॉस नहीं होगी। तो ये हीट लॉस को कम कर देगी और हीट को बढ़ाएगी, जिससे क्या होगा, फिर दोबारा से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पर तुम्हारा नर्वस सिस्टम जनरली कंप्लीट हो जाता है। अब तुम मुझसे ये मत कहना सर कुछ पॉइंट्स आपने इसके अंदर हमें नहीं पढ़ा है, तो बच्चे वो ज्यादा मतलब पढ़ाने वाला समझाने वाला उसमें कुछ है नहीं। इनके सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पॉइंट्स याद करने हैं और तुम्हें इनके फंक्शंस याद करने हैं। जनरली 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। थैलेमस वगैरह सिंपल है, तुम थैलेमस वगैरह पढ़ोगे, थर्मो रेगुलेशन के लिए काम आता है, एंडोक्राइन को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ एक रटने वाली चीज है, तुम जनरली इनको याद कर लोगे। लेकिन फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप वगैरह के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर और स्पीच के ऊपर जनरली 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वो मैंने तुम्हें इजीली एक्सप्लेन कर दिए हैं, तुम अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। हम आज की वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। कोई भी डाउट पूछना है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।